जल्दी बैठो बेटा। कल वाला फर्स्ट था। मार्कर कहाँ है? चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, यहां पर कितनी लाइंस की बात की जा रही है? 2 लाइंस की बात की जा रही है, मींस पेयर ऑफ लाइंस। और दो की दोनों लाइंस कहां से पास होंगी? ओरिजिन से पास होंगी। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है आपका, इस ओरिजिन से पास होने वाली ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है और ये सेकेंड स्ट्रेट लाइन। आपको 2 स्ट्रेट लाइंस दिख रही होंगी। ये जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप m1 मानते हैं और ये लाइन, इसकी इक्वेशन l = 0। एक दूसरी स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, इसका स्लोप m2 मानते हैं और इसको बोल लेते हैं ये दूसरी स्ट्रेट लाइन L2 = 0। मींस देयर आर 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइन है और दो की दोनों लाइंस कहां से पास हो रही हैं? ओरिजिन से पास हो रही हैं। चले, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ आप। नो, आप बताओ। y = mx। कोई भी लाइन है तो ओरिजिन से पास होती तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y = mx। अभी यहां पर कितनी लाइंस हैं? 2 लाइंस, और दो की दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती। जैसे ये जो फर्स्ट लाइन L1 है, इसका स्लोप, तो आपकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = m1x। अच्छा, ये जो दूसरी स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप m2, तो इस दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = m2x। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? तो हम लोगों ने बोला सर फर्स्ट लाइन L1 लाइन आपकी हो गई, इस y को उधर भेज देते हैं, m1x - y = 0। और दूसरी स्ट्रेट लाइन L2 मींस क्या आ जाएगा आपका? m2x - y = 0। एक बार फिर से समझें, हम लोगों ने कितनी लाइंस ली? कहां से पास होने वाली? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से फर्स्ट लाइन पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y = m1x। तो इसको क्या लिख सकते हैं? m1x - y। चलिए, दूसरी लाइन की इक्वेशन y = m2x। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? m2x - y = 0। अच्छा, अभी ये इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशन लिखी है क्या? अरे ये 2 लाइंस हैं, इंडिविजुअल लाइंस हैं, अलग अलग लाइंस हैं, लेकिन ओरिजिन से पास हो रही हैं। अभी बात करना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे? L1 को L2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों लाइंस को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने पर जो इक्वेशन बनेगी उसी को क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, इसमें आगे हम लोग इसमें देखें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अभी कुछ लिखे ना, इधर दो बेटा। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है? m1x - y। और सेकेंड लाइन की इक्वेशन है m2x - y दैट इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो m1 ×
m2 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, m1 x इंटू वाई। चलिए इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, माइनस m2 x इंटू वाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे लिखा m1 m2 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है और x इंटू वाई। तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है m1 और यहां से माइनस कॉमन लिया क्या बचा है m2 और इंटू में x इंटू वाई। अच्छा आगे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बन के आ रही ये किसकी इक्वेशन है, कितनी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही, 2 लाइंस को। और ये वो 2 लाइंस है जो कहां से पास हो रही, ओरिजिन से। पहले तो इतना नोट करें स्पीड में। हाँ बेटा m2 बराबर 0 नहीं, उसका स्लोप 0 माना है बेटा, स्लोप m2 माना है, वो L2 बराबर 0 है। ठीक, वो लिख गया है। फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप m1 है और सेकेंड वाली लाइन का स्लोप m2 है। 0 स्लोप नहीं है, वो तो स्लोप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। आज 8:30 बजे आपकी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बुकलेट सॉल्व कराई जाएगी 8:30 से। तो आपकी एक्सरसाइज 1 ही हो पाएगी, 1 घंटे डिस्कस करूंगा। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं केवल वो डिस्कस करूंगा जो आपके डाउट्स होंगे। तो उसमें आप कमेंट करते जाना कि फर्स्ट वाला पूछना है या नहीं, नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, डिस्कस नहीं। हाँ मुझे यदि कोई क्वेश्चन लगेगा कि इसको डिस्कस करना है वो डिस्कस कर दूंगा, और जो आपके डाउट्स होंगे केवल वो बताऊंगा। ठीक है, लास्ट के वो मेरे से अलग से पूछ लो, 1-2 क्वेश्चन है वो अलग से डिस्कस कर लो। ठीक है, और कल आप लोगों का नोटबुक चेक करूंगा, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, कार्टेशियन सिस्टम की डीपीपी, स्ट्रेट लाइन की डीपीपी, ये 4 चीजें आपकी नोटबुक में कवर होनी चाहिए। या कल नहीं, मंडे को चेक करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एकदम घबरा जाओगे तुम लोग, है ना, वैसा आराम से कवर करना है। मंडे को कितने चैप्टर्स, 4, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, कार्टेशियन सिस्टम की डीपीपी, बुकलेट नहीं, स्ट्रेट लाइन की डीपीपी। ठीक है, ये इतना चेक करेंगे। ये नोट हो गया सभी का। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से अच्छे से दो। जब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये जो पेयर ऑफ लाइन बन के आया, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसमें कौन कौन से टर्म है थोड़ा सा ये देखते हैं। क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, क्या x इंटू वाई वाला टर्म है, क्या y स्क्वायर वाला टर्म है, क्या केवल सिंगल x की पावर 1 वाला टर्म है, नहीं, y की पावर 1 वाला टर्म नहीं, और कांस्टेंट नहीं। इसका मतलब है यदि हम जनरल इक्वेशन लिखना चाहें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वो जनरल इक्वेशन क्या होगी, बहुत ध्यान से देखना। ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। यदि इस तरीके की कोई भी इक्वेशन लिखी हुई दिख जाए जिसमें x स्क्वायर वाला टर्म हो या फिर और कौन सा हो, x इंटू वाई वाला, और कौन सा y स्क्वायर, तो इस तरीके के जो टर्म्स होते हैं वो किसमें होते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइंस हैं, ये 2 लाइंस हैं। क्लियर। अच्छा अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली दोनों को थोड़ा सा मैच कराते हैं, क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये भी है और ये भी क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये भी ओरिजिन से पास हो रही और ये भी ओरिजिन से, तो दोनों को आपस में कंपेयर करा के देखते हैं। जैसे इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम लोग वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 इस वाले में, तो इसमें भी 1 बना लेते हैं। तो 1 बनाओगे तो इसको थोड़ा सा चेंज कर, अभी कुछ लिखना नहीं, इसमें और चीजें लिखूंगा।
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड, बी से, तो इसको बी से डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा a बाई बी एक्स स्क्वायर, यहां पर बनेगा 2h बाई बी एक्स इंटू वाई, इस जगह पर क्या बनेगा वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना है, इसको देखें, इस वाले में हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है m1 इंटू m2, अच्छा एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट क्या लिखा है माइनस m1 प्लस m2 इंटू में x इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये दोनों लाइंस सेम है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। यदि कंपेयर करके देखें तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है m1 इंटू m2 और इस जगह पर कितना है a बाई बी, क्या दोनों सेम होने चाहिए, तो इट मींस यहां से हम लोगों ने निकाला m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या होगा a बाई बी। अच्छा x इंटू वाई का कोफिशिएंट कितना है माइनस m1 प्लस m2 और यहां पर x इंटू वाई का कोफिशिएंट क्या है 2h अपॉन बी, तो यहां से हम लोग देखें तो m1 प्लस m2 कितना निकल के आएगा माइनस का 2h अपॉन बी। भाई m1 प्लस m2 के आगे माइनस लगा, ये इसके इक्वल करोगे तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2h अपॉन बी। तो आप बहुत ध्यान से समझना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की जो जनरल इक्वेशन है वो कौन सी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। और हम बोले ये जो लाइंस हैं कितनी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही, कहां से पास हो रही, उनके स्लोप का सम कितना है, अरे दो लाइंस है ना, एक का स्लोप m1 दूसरे का स्लोप m2, उनके स्लोप्स का सम माइनस 2h अपॉन बी और इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा a बाई बी, किससे डिवाइड करना है b से। सबसे पहले m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी, m1 इंटू m2 a अपॉन बी। क्लियर है, अब यहां पर थोड़ा सा ऐसे लिखना है, इसके हेडिंग डाल सकते हो जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जनरल इक्वेशन है, जैसे आपसे कोई पूछे जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप क्या बोलोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, और वो जो दो लाइंस हैं उनके स्लोप का सम माइनस 2h अपॉन बी, उनके स्लोप का प्रोडक्ट a अपॉन बी। स्पीड में नोट करें, नोट हो गया। चलिए इसके आगे हेडिंग डालिएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस हैं उनके बीच में क्या बताना है एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलिए स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझना। ये कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये कौन सा वाई एक्सिस। अच्छा अभी हम दो लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं, ये फर्स्ट लाइन है जिसका स्लोप कितना m1 है और एक ये सेकेंड स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या है m2। अभी ये जो हम लोग दो लाइंस ले रहे हैं कुछ पर्टिकुलर लाइंस हैं, कौन सी लाइंस हैं, ऐसी लाइंस जो कहां से पास हो रही है ओरिजिन से। क्या इनकी कंबाइंड इक्वेशन आपको पता है,
इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन का स्लोप कितना है m1, दूसरी लाइन का स्लोप m2। अच्छा, वी नो दैट इन दोनों लाइंस के स्लोप का सम कितना होता है, माइनस का 2h अपॉन b, और इन दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है a अपॉन b। अभी हम लोगों को फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल। यहां पर दो एंगल्स होंगे, एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज, ये भी तो एंगल बनेगा। तो हमें ये दोनों एंगल्स फाइंड करने, एक्यूट भी और ऑब्ट्यूज। अच्छा, दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। अब बताओ बेटा, दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, उनके बीच में एंगल फाइंड करना, तो उसका स्लोप का उसका फॉर्मूला क्या होगा एंगल फाइंड करने का, tan थीटा, बिल्कुल tan थीटा इक्वल टू मॉड, बताने दो उसको, हाँ, m1 माइनस m2 कर दो या m2 माइनस m1, दोनों चलेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चाहे m1 माइनस m2 कर दें या m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? अब एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला तो इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइंस में था, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पेयर ऑफ लाइंस के टर्म में। और जब वो हमेशा क्या देंगे, इस तरीके की इक्वेशन देंगे। किस तरीके की? वो बोलेंगे एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें हमें क्या पता है, ए पता है और क्या पता है, बी, और क्या पता है, एच। मींस इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होगी तो ए बी एच पता, m1 m2 तो पता नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला किसके टर्म में निकालने वाले हैं, ए एच और बी के टर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, m1 और m2 के प्रोडक्ट की जगह a बाई बी, और m1 माइनस m2 की जगह यहां से निकालना पड़ेगा वैल्यूज। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यदि हम लोग देखें तो m1 माइनस m2 की वैल्यू, m1 माइनस m2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 माइनस m2 की जगह हम लोग देखें तो अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4m1 m2। क्या 4 लिखोगे कि 2? क्या लिखोगे, 4 लिखोगे ना, अरे तभी तो वो बनेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखा है, 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा, इस वाले को m1 माइनस m2 वाले को इस टर्म में क्यों चेंज किया, उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि हमें किसकी वैल्यू पता है, m1 प्लस m2, m1 इंटू m2। तो हमने क्या किया, m1 माइनस m2 को m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 में चेंज किया। अब इसकी वैल्यूज हम लोग यहां पर पुट करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू मॉड अंडर रूट के अंदर m1 प्लस m2 कितना है, माइनस 2h अपॉन b का होल स्क्वायर, माइनस 4m1 इंटू m2 कितना है, a बाई बी, अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 कितना है, a बाई बी। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यदि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये फॉर्मूला बन के आएगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो क्या ये फॉर्मूला बन के आ रहा है, स्पीड में नोट करें, एक बार एलसीएम वगैरह लेके देखें, यहां पर बी स्क्वायर एलसीएम मिलेगा, ठीक है, बी स्क्वायर एलसीएम मिलेगा, नीचे बी एलसीएम मिलेगा, कैंसिल वैंसिल करके देखो क्या बन रहा है। बी स्क्वायर तो एलसीएम बनेगा, बट उसका अंडर रूट भी तो लोगे, तो अंडर रूट लोगे तो नीचे बी ऊपर भी और इधर भी बी से बी चला जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी। स्पीड में सॉल्व करके देखें, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला निकल के आया है। आप इसको देखें क्या सेम रिजल्ट आ रहा है, आगे जो भी टेस्ट होगा उसमें चीजें आएंगी, क्वाड्रेटिक,
सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मींस एक चैप्टर है जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, 2 चैप्टर्स रिवाइज करने, ठीक है। अच्छा, टेस्ट पेपर एक जो अभी हुआ है मैथमेटिक्स में, भाई ठीक ठाक क्वेश्चन भी थे, एडवांस के लगभग 7 क्वेश्चंस थे एडवांस के, तो आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, है ना। 7 प्रॉब्लम्स, क्या 8 प्रॉब्लम, लगभग 7 से 8 प्रॉब्लम्स थे जेई एडवांस लेवल के। भले वो मेंस का था, मुझे इससे मतलब नहीं कि वो आप मेंस लेवल कर रहे हैं या क्या क्या लेवल कर रहे हैं, मेरा बस मेन मतलब ये आपके पास वो क्वेश्चन पहुंच जाए जैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें 7 से 8 क्वेश्चन जेई एडवांस के थे। तो हम पहले तो रिजल्ट आ जाए आप लोगों का, और क्या कैसे क्या उसमें हम पूरी आपको आंसर शीट दे दें, ठीक है, कि उसमें किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और वो देने के बाद फिर से आप एक बार सॉल्व करें उसको, फिर जब नहीं सॉल्व होगा तो हम उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। लेकिन आंसर शीट मैं कोशिश करूंगा आज शाम को आंसर शीट बनवा दूंगा, कल आपको आंसर शीट मिल जाए, ठीक है, जिससे कि आप अपना चेक कर सकते हैं कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, और एक बार फिर से ट्राई कर लेना कि हाँ यार ये गलत क्यों हुआ, ये तो आ रहा था, वो मैच करने की कोशिश करना। नोट हो गया सभी का? क्या सभी का सेम फॉर्मूला आ रहा है? एंगल बिटवीन 2 लाइंस क्या निकल के आ रहा है? tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। लेकिन ये किन के बीच का एंगल है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कुछ पर्टिकुलर लाइंस हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। मेरी बात समझना, सुनना बहुत ध्यान से। एक इक्वेशन ये भी तो पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। माना कि इसका डेल्टा 0 है। क्या 0 है? ये डेल्टा 0 है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा की वैल्यू क्या होती? ए बी सी प्लस 2fgh। आपको भी ऐसे याद रखना जैसे मैंने याद रखा है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बताई थी, ए बी सी एफ जी एच, उसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब ये ज्यादा आसान है क्योंकि ये एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यदि ये डेल्टा 0 हो जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ लाइन। लेकिन ये पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, क्योंकि पासिंग थ्रू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन में तो केवल इतने टर्म्स होते हैं। तो ये ऐसी 2 लाइंस हैं जो ओरिजिन से, हाँ एक ऐसी, इसमें एक लाइन हो सकती है जो ओरिजिन से पास हो, दूसरी शायद ना पास हो, वो अलग बात, लेकिन ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होंगी, ठीक है। तो अब इसमें होगा कि यदि इस तरीके की इक्वेशन आ जाए कि पेयर ऑफ लाइंस हो और दो की दोनों लाइंस ओरिजिन से पास ना हो रही हो, तो उनके बीच, उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमेशा याद रखना, जो एंगल का फॉर्मूला इन दोनों लाइंस के लिए था, वही एंगल का फॉर्मूला इन दोनों लाइंस के लिए भी होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? उसके पीछे क्या लॉजिक है कि दोनों के लिए सेम होगा? डिराइव तो हमने इसके लिए किया और इसके लिए भी वही फॉर्मूला होगा, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या ऐसा कोई बच्चा बता सकता है कि हमने ऐसा क्यों बोला कि दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा? ऐसा कोई बच्चा सोच पाएगा, कुछ समझ पाएगा कि ऐसा दोनों के लिए सेम क्यों होगा? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और उनके बीच में एंगल निकालना, तब भी वही फार्मूला। जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ना हो तब भी एंगल का वही सेम फार्मूला। उसके पीछे लॉजिक क्या है? एनीवन कोई बता सकता है? सोच लो भाई, समझ लो कि मैंने दोनों में सेम एंगल का फॉर्मूला क्यों लिखा। हाँ, ओके, और कोई? देखिए मेरी बात समझे बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। अभी कुछ लिखना नहीं। जैसे एक इंडिविजुअल लाइन लेते हैं, हमने ये इंडिविजुअल लाइन ली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये इंडिविजुअल लाइन है। अच्छा, इस लाइन का जो स्लोप होगा, जो स्लोप होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन दोनों के ऊपर, सी के ऊपर डिपेंड,
अरे x के कोफिशिएंट पर और y के कोफिशिएंट पर। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ए बाय बी। मतलब c का कोई काम नहीं है स्लोप में, ठीक है। अच्छा दूसरी लाइन लिखी मैंने, ये a1 b1 c1 हो गया, a2 b2 अभी कुछ लिखना नहीं, प्लस c2। इस लाइन का भी जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप वो भी क्या होगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x और y के कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? अच्छा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब जब सिंगल लाइन होती तो किसके ऊपर डिपेंड करता? जो 1 डिग्री वाले टर्म्स है उनके कोफिशिएंट पर। और जब 2 डिग्री की इक्वेशन हो, जब 2 डिग्री की इक्वेशन होगी तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 2 डिग्री के कोफिशिएंट वालों के ऊपर। रीजन क्या है? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो C1 C2 का तो कोई काम ही नहीं आपस में। अरे भाई स्लोप इनके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर। तो जिन टर्म्स पर स्लोप डिपेंड कर रहा था उससे 2 डिग्री वाले जब टर्म्स बनाए तो उसमें या तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है, या तो वाई स्क्वायर, या तो एक्स इंटू वाई, इसके अलावा कोई टर्म मिल रहा है नहीं। इसका मतलब यदि इस लाइन का स्लोप इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इस लाइन का स्लोप इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो इस पेयर ऑफ लाइंस का स्लोप इन तीनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये 3 टर्म इन दोनों की मदद से आ रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा? चाहे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो, चाहे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ना हो, दोनों के बीच में यदि एंगल फाइंड करना है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि सिंगल लाइन में जो एंगल है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x और y के कोफिशिएंट पर। लेकिन पेयर ऑफ लाइंस में किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x स्क्वायर के कोफिशिएंट पर, y स्क्वायर के कोफिशिएंट पर, और x इंटू वाई के कोफिशिएंट पर। स्पीड में ये नोट कर ले, ये चीज नोट कर ले। यदि ऐसी इक्वेशन दे दी तब भी वही सेम रिजल्ट लगाना है, वही सेम फॉर्मूला लगाना एंगल बिटवीन 2 लाइंस का। और जिसको इसका रीजन समझ में ना आया हो वो बस सीधे ये याद रखना, चाहे ओरिजिन से पास होने वाली लाइन हो चाहे पास होने वाली ना हो, एंगल फाइंड करना है तो सेम फॉर्मूला लगाना है। ठीक है? नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, बात खत्म। स्पीड में नोट करें। आगे बढ़े, रफ करें इसको। चलिए अब कुछ नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। नोट हो गया बेटा? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। नो ये नहीं, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम अच्छे से नोट करें, पहले अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें। देखिए मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर रखा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके सिलेबस में नहीं है, इनका क्या होने वाला है? यूज। और खासकर मेंस में भी हो सकता है और एडवांस में तो ज्यादातर यूज कर लेते हैं इसका, मेंस में भी यूज हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस इसका यूज होके आया था। और आप कोई बुक या कुछ भी लगाओगे तो उसमें हर जगह यूज होगा, तो कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको आना चाहिए।
कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, ये थोड़ा बड़े चैप्टर्स हैं और इलिप्स हाइपरबोला छोटे चैप्टर्स हैं, उसमें कुछ है नहीं, सेम दोनों हैं। यदि किसी बच्चे को सेकेंड टाइम कोऑर्डिनेट पढ़ना होगा तो 1 महीने के बाद वो एक्स्ट्रा क्लास एक और बैच चलेगा, उसमें कोऑर्डिनेट को रिवाइज भी कर सकता है, ठीक है, एक बार और पढ़ सकता है। बट कोशिश करो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, प्रैक्टिस कर डालो अच्छे से। आसान है, स्कोरिंग है, बहुत आसान है। कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता, हाईलाइट करके मेरे से अलग से पूछ लो, मैं 6:30 बजे के बाद यहाँ खाली बैठता हूँ। हो गया भाई सभी का? चलिए अब इसमें क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सो दैट द इक्वेशन, मतलब सो करना है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी? क्या हो जाए? डेल्टा इक्वल टू 0। तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? डेल्टा की। अच्छा, डेल्टा की वैल्यू निकालने से पहले ए की वैल्यू कितनी है? अरे एक्स स्क्वायर के आगे ए होता है, ए की वैल्यू 2 है। वाई स्क्वायर के आगे बी होता है, तो बी की वैल्यू -1। एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई के आगे 2h होता है। क्या होता है? 2h। तो 2h की वैल्यू कितनी? 1, इसलिए h की वैल्यू 1/2। अच्छा, x के आगे क्या होता है? 2g। x के आगे क्या होता है? 2g। तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। y के आगे क्या होता है? 2f। अरे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो y के आगे 2f होता है, इसलिए f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। आप लोग एक बार डेल्टा की वैल्यू निकाल के देखो। वी नो दैट डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? सही है ना? अच्छा, c की वैल्यू -3 है, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। सबसे पहले देखें क्या डेल्टा 0 है? ये डेल्टा 0 है तभी ये पेयर ऑफ लाइन होगी, तभी इनके बीच में एंगल होगा। तो डेल्टा की वैल्यू निकाल के देखो, इनकी वैल्यूज abc h g f सब पुट करके देखो बेटा, क्या डेल्टा 0 निकल के आ रहा है? यदि डेल्टा 0 निकल के आ रहा है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन। डेल्टा इज 0, ओके। तो डेल्टा इज 0 मींस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो tan थीटा का फॉर्मूला पता है, एंगल निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। इसमें ए बी एच की वैल्यूज रख दें। h की जगह 1/2, a की जगह 2, b की जगह -1। इसमें वैल्यूज रख के देखें, tan थीटा किसी के इक्वल आ जाएगा। √3 आ रहा है, और बच्चे सॉल्व करें। और बच्चे सॉल्व करके देखें tan थीटा के इक्वल में क्या आ रहा है। बस a b h की वैल्यूज रखनी है। a की जगह 2 रखना है, b की जगह -1, h की जगह 1/2। सॉल्व करके देखें। tan थीटा इक्वल टू स्पीड में कैलकुलेट करें। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। tan थीटा इक्वल टू
3 मीन्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3, ये आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3 आ जाएगी। नहीं, वो शो करने को बोला तो सो दैट है ना, इसलिए मैंने किया। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्पीड में क्वेश्चन नोट करें और आई थिंक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। ये कौन सी लाइंस हैं? पेयर ऑफ लाइंस कहां से पास हो रही? ओरिजिन से पास हो रही। इनके बीच में एंगल क्या होगा फाइंड करना है। स्पीड में क्वेश्चन नोट कर ले। चलिए इसमें देखें एक्स स्क्वायर, हाँ बेटा एक्यूट एंगल लेना था ना, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। इस वाले में देखो ए की जगह कितना है बेटा? ए की जगह हम लोग देखें तो ए की जगह 1 लेना है, ए की जगह 1, बी की जगह 4 लेना है और 2h की वैल्यू -7 है। इट मींस h की वैल्यू -7/2 हो जाएगी। तो यहां से tan थीटा निकालने की कोशिश करें, दैट इज mod 2 √h² -ab अपॉन a प्लस b। इसमें वैल्यूज रख दें तो tan थीटा इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, सी ऑप्शन। मतलब tan थीटा के इक्वल में क्या आ रहा है? रूट के अंदर 33 और 5 अलग होगा, इसलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 33/5। कैलकुलेट करके अच्छे से देख ले। स्पीड में नोट करें। किसी को इसमें कोई डाउट है? सिंपल सा फॉर्मूला है, ए बी और एच के टर्म में tan थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू पता है। चश्मा बेटा बातें नहीं हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नोट करें। बातें ना करें, स्पीड में क्वेश्चन को नोट करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑप्शन क्या है उसको मैच करा लिया, वैसे प्लस माइनस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूज, लेकिन ऑप्शन जो अपने सामने है उसको भी तो मैच कराना है। भाई मॉड हटाएंगे प्लस माइनस लगेगा, एक एक्यूट एंगल देगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल देगा, बट यहां पर ऑप्शन ही नहीं माइनस वाला, तो हम क्यों लें? वो तो सिंपल सी बात है, मॉड हटेगा प्लस माइनस लगेगा। प्लस लोगे तो एक्यूट वैल्यू देगा थीटा की, और माइनस लोगे tan की वैल्यू माइनस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ है। कंडीशन दैट द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई। अच्छा ये कितनी लाइंस हैं? 2 लाइंस हैं। अब इन्होंने कहा इनमें से एक जो लाइन है उसका स्लोप ट्वाइस ऑफ द अदर लाइन।
टू लाइन्स है, इनमें से एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है। तो हमने माना कि ऐसा कुछ मान लिया कि दो लाइन्स हैं जिनका स्लोप m1 और m2 है, तो m1 को हमने मान लिया m और m2 को क्या मान लिया 2m। ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर हम लोग देखें तो स्लोप का जो सम का फॉर्मूला, क्या सम का फॉर्मूला सबको आता है? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या होता है? -2h अपॉन बी। तो m1 की जगह m है और m2 की जगह 2m, दोनों को ऐड करोगे 3m, 3m की वैल्यू -2h अपॉन बी। क्या यहां से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी? तो जो m की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -2h अपॉन 3b। चलिए इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा के देखें। m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या होता है? a बाई बी। तो m1 की जगह m है, m2 की जगह 2m है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 2m स्क्वायर दैट इज a बाय बी। अब ये m की वैल्यू उठा करके यहां रख दीजिए, तो 2 लिखा m की जगह माइनस का 2h अपॉन 3b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a बाई बी, दैट इज इक्वल टू a बाय बी। एक बार इसको सॉल्व करके देखो, इसको कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। लास्ट वाला और बच्चे सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें, इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन इज 8h स्क्वायर इक्वल टू 9ab। इसको सिंप्लीफाई करोगे, दोनों तरफ इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका सी ऑप्शन निकल के आएगा 8h स्क्वायर इक्वल टू 9ab। दो लाइंस हैं, ठीक है, उनके स्लोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। दो लाइंस के स्लोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो स्लोप्स का सम पता और स्लोप का प्रोडक्ट, उन्हीं की मदद से हमने ए बी और एच वगैरह में रिलेशन देख लिया, क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट और स्लोप के सम में ए बी एच आता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नोट हो गया सभी का? कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, स्पीड में नोट करें। इसमें एक लेक्चर और लगेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। हाँ, सर्कल चालू हो जाएगा। अभी डेट क्या चल रही है? 21। सर्कल इस मंथ खत्म कर देंगे। 10 लेक्चर बहुत होते हैं, सर्कल खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस भी कराते जाएंगे धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये वाला प्रॉब्लम लिखें। बात है नहीं बेटा? स्ट्रेट लाइन की जो बुकलेट है वो आप पूरी अटेंड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता दिया, उसमें जो यूज हो रहा होगा वो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अपने मन से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो सके उसको करने की कोशिश करें। हालांकि आई थिंक हमने सोल्यूशन भी भेजा है, कुछ क्वेश्चंस का एक्सरसाइज 1 वगैरह का हमने सोल्यूशन भेजा है स्ट्रेट लाइन में।
चलिए इसमें देखते हैं, स्टॉप राइटिंग, मेरी बात समझो बेटा। क्या लिखा है? इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई, ये कितनी लाइंस हैं? 2 लाइंस हैं, इनमें एक लाइन का स्लोप इज स्क्वायर ऑफ द अदर, एक लाइन का स्लोप दूसरे के स्लोप का स्क्वायर है। इसका मतलब हम लोग ऐसे कुछ मान के चलें, यदि एक स्लोप m1 है और दूसरा स्लोप m2, एक m है तो दूसरा m स्क्वायर है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? एक लाइन का स्लोप दूसरे वाले का क्या है? स्क्वायर। अच्छा, इनका सम करके देखें तो सम करोगे तो m प्लस m स्क्वायर। अच्छा, सम का फॉर्मूला होता क्या है? -2h अपॉन b। एक बार m लिखा है, एक बार m स्क्वायर। भाई m1 की वैल्यू m है और m2 की वैल्यू m स्क्वायर। इनका प्रोडक्ट करके देखें, m और m स्क्वायर का प्रोडक्ट m क्यूब, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट करोगे m क्यूब, और स्लोप के प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? a बाई b। तो ये सेकेंड इक्वेशन है। अब अपने पास देखो बेटा, इसमें स्लोप्स का यूज किया गया, स्लोप ऑफ वन लाइन इज स्क्वायर ऑफ अदर लाइन, मतलब हमने स्लोप का यूज किया, स्लोप के सम का और स्लोप के प्रोडक्ट का। अब अपने पास जो ऑप्शंस हैं वो रिलेशंस हैं, किसमें? a b और h में। अब इसमें ये कैसे क्या बने, इसमें ये ऑप्शन लाना पड़ेगा। अच्छा, जितने भी ऑप्शन सभी में एक चीज देखें, h क्यूब दिख रहा है क्या? हर ऑप्शन में h क्यूब है, तो कैसे भी करके यहां क्या बन जाए? h क्यूब। अब h क्यूब कैसे बनेगा? इसका क्या करना पड़ेगा? क्यूब। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का बोथ साइड क्या कर दें? क्यूब, जिससे कि इस तरीके के ऑप्शन शायद आ जाए, h क्यूब के जैसा आने लगेगा, शायद मैच कर जाए, तो भाई होल क्यूब करते हैं। तो इसका m प्लस m स्क्वायर का होल क्यूब करना है, तो इधर क्यूब करोगे, माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8h का क्यूब अपॉन b क्यूब। अब इधर a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा, तो इधर क्या लिखोगे? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो क्यूब का होल स्क्वायर, b का क्यूब प्लस का 3a इंटू b, ब्रैकेट में a प्लस b दैट इज इक्वल टू -8h क्यूब अपॉन b क्यूब। अब इसमें m क्यूब की जगह क्या रखोगे? m क्यूब की जगह a बाई बी, तो m क्यूब की जगह a बाई बी का होल स्क्वायर। यदि किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो, m इंटू एम स्क्वायर का मतलब m क्यूब, a बाई बी, m प्लस m स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस का 2h अपॉन b, दैट इज इक्वल टू -8h क्यूब अपॉन b क्यूब। आप इसको थोड़ा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। एक बार अपने से कैलकुलेट करें, ये कैलकुलेशन अब आपको करनी है, कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम है। यदि कहीं पर कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो पूछ सकते हो, या कहीं पर यह समझ में ना आ रहा हो कि सर ये ऐसा क्यों हो गया, तो पूछ सकते हैं। देखिए, तो 2 से 3 सालों में बहुत सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत सारी हेडिंग रिड्यूस हुई हैं, ठीक है। कुछ मेंस के चैप्टर एडवांस में डाले गए हैं, कुछ एडवांस से हटा करके केवल मेंस में कर दिए गए। तो जिस हिसाब का सिलेबस है उसी पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन पक्का? एक बार मैच करके देख लो, क्या फर्स्ट ऑप्शन सभी का आ रहा है? थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले, इधर उधर कुछ कटेगा पिटेगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 8th 9th क्लास में जैसे करते थे। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ऐसे बच्चे जो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, भाई घर पे जाकर के इसको दोबारा से सॉल्व करो। इसमें कहीं पर किसी को डाउट है? अरे ये क्यूब क्यों किया? अच्छा, ऐसा तो पता ही नहीं कि क्यूब करना पड़ेगा।
क्यूब क्यों किया? क्योंकि अपने पास जो रिलेशंस है उसमें h की पावर कितनी 1, बट जितने ऑप्शंस है सब में h की पावर 3, तो ऐसा दिख रहा कि h का क्यूब हो जाए, तो यहां क्यूब कैसे बनेगा? दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा, हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस के क्या टाइप्स होंगे? अच्छा, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना? थीटा। क्या टेन थीटा का फॉर्मूला आपको आता है? टेन थीटा इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब यहां से एक चीज दो, अंडर रूट के अंदर यदि पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो कैसा रिजल्ट देगा? रियल। अंडर रूट के अंदर जीरो है तो वैल्यू कैसी आएगी? रियल। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो वैल्यू कैसी आएगी? इमेजिनरी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा, क्या लिखा है? एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये बताएगा कि ये जो दो लाइंस हैं वो रियल है या इमेजिनरी। जैसे रूट के अंदर, ये जो रूट के अंदर लिखा एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, रूट के जो अंदर लिखा हुआ है एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव का मतलब किससे ग्रेटर? जीरो से। तो यार जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव का रूट निकलेगा। अरे निकलेगा कि नहीं? अब रूट निकलेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ रियल वैल्यूज होंगी, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा, एंगल की कैसी वैल्यूज आएंगी? रियल। तो रियल वैल्यू कब आएगी? जब दो एक्चुअल में लाइंस होंगी, तभी तो उनके बीच में एंगल रियल आएगा। अरे दो, यहां पर एच स्क्वायर माइनस ए बी कैसा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का रूट कैसा? रियल। अरे पॉजिटिव का रूट कैसा? रियल। तो ये क्वांटिटी रियल, टेन थीटा इक्वल टू रियल, थीटा की कुछ वैल्यू आएगी और एक्चुअल में रियल आएगी। तो जब थीटा आया, इसका मतलब दो ऐसी लाइंस, इनके बीच में कुछ रियल में एंगल है, तो वो दोनों लाइंस रियल में होंगी। और ये यहां से कंडीशन है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या लिख सकते हो? एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। यदि आपका एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, बहुत ध्यान से समझना, एच स्क्वायर की वैल्यू किससे ग्रेटर? ए बी से। तो ये जो दो लाइंस होंगी, ये कैसी लाइंस होंगी? रियल। और दो की दोनों कैसी होंगी? डिफरेंट। डिफरेंट क्यों भाई? एक्चुअल में तो एंगल बता रहे हैं कि कुछ एंगल है, और कुछ एंगल कब होगा? जब दोनों लाइंस अलग अलग होंगी। एक बार फिर से देखें, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये रियल हो गया। टेन थीटा इक्वल टू रियल, तो थीटा रियल में आएगा। थीटा आया मतलब दो लाइंस के बीच में एंगल रियल में होगा, तो ये दोनों लाइंस कैसी होंगी? रियल और अलग अलग होंगी। तो यहां पर लिखा है एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, तो लाइंस कैसी होंगी? रियल होंगी और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट लाइंस होंगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब बहुत ध्यान से दूसरी देखो बात, जैसे एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी को जीरो कर दें, तो जीरो का रूट जीरो, जीरो का रूट जीरो, तो ये भी तो रियल हो गया। अरे भाई जीरो का रूट निकला जीरो, टेन थीटा इक्वल टू जीरो, टेन थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब एंगल कितना? एंगल जीरो। तो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, सेम लाइंस हो सकती हैं। अरे बोलो भाई, लेकिन होंगी तो लाइंस, तो हम क्या बोलेंगे? एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए, मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो हम क्या बोलेंगे? टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक। ऐसा भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकती है। क्या हो सकता है? कोइंसिडेंट के साथ साथ क्या हो सकती है? पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। बोलो भाई। अरे जब बहुत ध्यान से देखें, हमने किया एच स्क्वायर ए बी जीरो, एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो, तो जीरो का रूट अपॉन में कुछ भी हो जीरो, टेन थीटा की वैल्यू जीरो, तो एंगल कितना? जीरो। एंगल जीरो कब होगा? या तो कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक, या फिर पैरेलल लाइन। तो ये जो लाइंस होंगी या तो कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा कंडीशन, एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो किया। लेस देन जीरो मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैसी? नेगेटिव। तो नेगेटिव का रूट इमेजनरी, तो टेन थीटा इक्वल टू इमेजनरी, मतलब एंगल ही नहीं आया, एक्चुअल में इमेजनरी हो गया। तो दो लाइंस, भाई एंगल निकल ही नहीं रहा, मतलब वो जो दो लाइंस होंगी एक्चुअल में कैसी लाइंस होंगी? इमेजनरी लाइंस होंगी। ठीक है।
और इमेजिनरी लाइंस होंगी हैविंग ओरिजिन एज देयर रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओरिजिन उनका क्या होगा, ये चीज हम लोग लिखना नहीं चाहेंगे। ये क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? ये केवल उन लाइंस के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है भाई। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होंगी तभी तो ऐसा बोलेंगे, ठीक है। हम लोग तो कोई भी लाइंस ले सकते हैं, चाहे ओरिजिन से पास हो चाहे ओरिजिन से पास ना हो। अच्छा, रियल और डिस्टिंक्ट लाइंस कब होंगी? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। और रियल, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस कब होंगी? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। इमेजिनरी लाइंस कब होंगी? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। तो ये तीनों कंडीशंस नोट कर ले। यहां पर जो ये थोड़ा सा उड़ाया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात की गई है, तो वो हम आपको बता देंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे, वो खुद में एक हेडिंग है, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। आगे चल के हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली भी हेडिंग पढ़ेंगे, तो वो पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, कैसे फाइंड करेंगे, वो निकल आएगा। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज, कुछ बातें डिस्कस करनी है, बहुत ध्यान से देखो बेटा, लिखना बंद करो। जैसे ये इक्वेशन आपको दिख रही है, ये कौन सी इक्वेशन है? पेयर ऑफ लाइन, दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो दोनों लाइंस कहां से पास हो रही? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, मतलब एक लाइन आपकी कुछ ये हो जाएगी और दूसरी लाइन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब इस पे आते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला तो वही होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला वही होगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 किया तो लाइंस कैसी हो गई? रियल एंड डिस्टिंक्ट। एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 किया तो लाइंस कैसी हो गई? कोइंसिडेंट। पैरेलल नहीं लेना। कैसी लाइंस? पैरेलल क्यों नहीं लेना? लाइंस कहां से पास हो रही? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जब पास हो रही तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम है, सेम है, तो वो पैरेलल करा पाओगे कभी? वो एक के ऊपर एक हो सकती। तो इस केस में जब पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन हो, उस केस में एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है, तो केवल बात क्या लिखोगे? कोइंसिडेंट। और यदि ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं जैसे ये लाइन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इस केस में यदि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो हम बोलेंगे लाइंस कैसी हो सकती हैं? कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं और पैरेलल भी हो सकती हैं। इस केस में केवल क्या बोलोगे? बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें कभी पैरेलल की कंडीशन नहीं बना पाओगे। इन दोनों लाइंस को पैरेलल वाली कंडीशन नहीं, इनको एक के ऊपर एक कर सकते हो। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रही है? तो इस केस के लिए ये चीज लिखी हुई थी, बट हमने उसको जनरल लिख दिया। क्या लिख दिया? जनरल। कंफ्यूजन तो नहीं रखोगे? बात समझ में? ओरिजिन से पास होने वाली लाइन में एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। और ऐसी लाइन जो ओरिजिन वगैरह से पास नहीं हो रही, उसके लिए क्या होगा? कोइंसिडेंट भी और पैरेलल भी हो सकती हैं, ठीक? दोनों, लेकिन होगी तो एक समय में एक ही कोई। पैरेलल होंगी तब भी इस कंडीशन को फॉलो करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी तब भी इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन में हम कौन सा वर्ड यूज नहीं करेंगे? कौन सा? और इस वाले केस में हम दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि वो कौन सा केस होगा, उसके हिसाब से होगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसमें
ये तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टू लाइंस कोइंसिडेंट कब होंगी, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अरे बोलो भाई, या टेन थीटा 0 हो जाए। अच्छा, टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, जब एंगल कितना हो जाए 90। तो हमने क्या बोला, एंगल 90 हो जाए, मतलब टेन थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट। अरे एंगल 90 रखोगे, टेन 90 इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कब होगा, वी नो दैट, ये फॉर्मूला पता है, टेन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये क्वांटिटी इनफाइनाइट कब बनेगी, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0। अरे नीचे वाला 0 हो जाए तो एनीथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो नीचे वाला क्या है, नीचे क्या लिखा है, a प्लस बी क्या हो जाए 0। तो किसी को 0 से डिवाइड किया इनफाइनाइट, तो एंगल कितना 90। इसलिए हमने बोला इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन क्या होगा, a प्लस बी 0। इसका मतलब समझना, जैसे ये लाइंस हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का 2h एक्स वाई, बस आप सीधे सीधे देख लेना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अपोजिट साइन के हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड इक्वल अपोजिट साइन। जैसे यहां 2 लिखा और यहां -2, तो इनका सम, जैसे यहां -3 और यहां 3 लिखा तो सम 0। बात समझ में आ रही है, जैसे यहां 5 है तो यहां -5। यदि इस तरीके का दिखे तो देखते ही बता पाओगे कि वो लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। अच्छा, इसमें फिर आगे लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, मतलब ये जैसे ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये दो लाइंस वो लाइंस हैं जो आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो इनकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, बहुत ध्यान से देखो यार, a इक्वल टू क्या है, माइनस बी है ना, तो a इक्वल टू माइनस बी या b इक्वल टू माइनस है। तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, b की जगह जैसे ये इक्वेशन लिखेंगे ऐसे, a एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई और प्लस का क्या होता है बी वाई स्क्वायर। वी नो दैट इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो a और b का सम 0, a और b का सम 0, तो b की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस है। तो यहां पर b की जगह -a रखा, जैसे ही b की जगह -a रखा, ठीक है, इसमें हमने a से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड a से डिवाइड, जैसे ही a से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 2h बाई a इंटू एक्स वाई बचेगा, और ये -y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उसमें उनकी जो ये फॉर्म होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर लिखा होगा, फिर लास्ट में क्या लिखा होगा -y स्क्वायर, और यहां पर कुछ xy वाला टर्म होगा, और xy का जो कोफिशिएंट होगा वो एक्चुअल में क्या होगा 2h बाई a। तो अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, यदि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो b की जगह क्या रखोगे, -a, b की जगह -a रखा होगा, a से डिवाइड किया होगा, तो अपनी इक्वेशन क्या बनी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2pxy, और h की जगह देखो 2p की जगह क्या था 2h बाई a, तो ये जो 2p है उसकी जगह क्या होना चाहिए 2h बाई a। नोट कर लीजिए इसको। एक कंडीशन और है, एक चीज और देखो, ये जो दो लाइंस हैं क्या लिखा हुआ है, इफ द लाइंस, ये जो लाइंस हैं आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, ये दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस एक्सिस से क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड, देन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर बाइसेक्टर्स। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होंगे, बाइसेक्टर। मेरी बात समझे, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक ये लाइन मैंने ड्रॉ की, एक ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इस लाइन ने, तो ये जो दो लाइंस हैं जितना y एक्सिस से एंगल बना रही हैं, भाई ये फर्स्ट वाली लाइन जितना y एक्सिस है, सेकंड वाली भी लाइन उतना y एक्सिस है, और ये वाली जो फर्स्ट लाइन है जितना x एक्सिस से एंगल उतना ही सेकंड लाइन x एक्सिस से एंगल। तो इन्होंने बोला कि यदि ये लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ, एक्सिसेस के साथ, तो ये क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होंगे, बाइसेक्टर्स होंगे। क्या होंगे, बाइसेक्टर। आप देखिए इस एंगल का जो बाइसेक्टर वो कौन है, y एक्सिस, और इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, x एक्सिस। आ रही बात समझ में। यदि ये दोनों लाइंस एक्सिस से इक्वल एंगल पर है, तो ये लाइन, ये जो लाइन है जितना y एक्सिस से एंगल बना रही, दूसरी लाइन भी y एक्सिस से उतना ही एंगल, ठीक है, मतलब इक्वली इंक्लाइंड है y एक्सिस से भी और x एक्सिस से। तो इस केस में ये जो y एक्सिस होगा इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, और ये जो x एक्सिस होगा तो वो इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। आगे लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर मस्ट बी,
ये तभी होगा ऐसा जब x इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर x इंटू वाई वाला टर्म 0 हो, क्या हो, ये टर्म, ये 0 नहीं हो सकता x इंटू वाई, इसका टर्म गायब हो जाए। तो टर्म कब गायब होगा, जब h की वैल्यू क्या हो जाए, 0। नोट कर लो बेटा, यदि h 0 हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन कुछ और बन जाएगी। h 0 कर दो तो ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी तो पेयर ऑफ लाइन है, एक का स्लोप जितना पॉजिटिव होगा तो दूसरे का उतना नेगेटिव, इक्वली इंक्लाइंड हो जाएंगे। यदि दो लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हैं तो h की वैल्यू क्या होगी, 0। सिंपल सी भाषा में। नोट कर लीजिए इन तीनों पॉइंट्स को। अच्छे से नोट कर ले, एक बार इसको फिर से समझ लेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की आप लोग प्रैक्टिस मत करना किसी भी बुक से, फर्जी का टाइम लॉस करोगे। केवल जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज करके रखना है, जो भी चीज पढ़ाई जा रही है। कोई यदि बुक लगा रहे हो उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है तो उसकी प्रैक्टिस ना करें, फालतू का आप टाइम लॉस करोगे, उसकी जगह और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। जितना है उतना इनफ मैं पूरा करा दे रहा हूं, वो ज्यादा से ज्यादा यूज कराते हैं, फैक्टर करा लेते हैं, एंगल वगैरह यूज करा लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करा रहे हैं, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ऐसा कुछ। नोट हो गया सभी का? चलिए एक बार फिर से इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लिखना बंद करो भाई, बाद में लिखना। लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, कंडीशन क्या होगी, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 या फिर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, मतलब एंगल 90 होगा, tan 90 अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब उसका जो tan थीटा का फॉर्मूला उसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, मतलब a प्लस बी 0 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 हो तो वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही होगी, वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक हमने ये लाइन ली, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बनाया, तो एक दूसरी लाइन ली, उसने भी एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया, अल्फा। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है? ये दोनों लाइंस इक्वली इंक्लाइंड, जितना पहली लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है उतना ही दूसरी लाइन। यदि इस तरीके की लाइन है तो हमेशा याद रखना ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू तो ओरिजिन है, लेकिन इक्वली इंक्लाइंड के केस में x इंटू वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कौन 0 हो जाएगा, h 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? आप यहां से देखें तो वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बाई बी, और क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा।
माइनस ए बाई बी एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां से हम लोग अंडर रूट ले लें तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या बचेगा, माइनस ए बाई बी एक्स बचेगा क्या। अब ये बोलोगे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, पगले हो, नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, वो ए और बी के ऊपर डिपेंड करेगा। ए और बी की वैल्यूज ऐसी होंगी कि रूट के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव तो रियल बना देगा। अब मेरी बात समझो, जैसे मान लीजिए ये कुछ वैल्यू 3 आ गई तो एक बार +3 लिखा और एक बार -3, तो इसका मतलब जितना एक पॉजिटिव एंगल बना रही स्ट्रेट लाइन तो दूसरा उतना नेगेटिव क्या हो जाएगा, इक्वली इंक्लाइंड। बात समझ में आ रही है ना कि क्यों इक्वली इंक्लाइंड हुआ, क्योंकि इसमें किसको जीरो करना पड़ेगा, H वाले को जीरो करोगे, किसको, H वाले को जीरो करोगे तो उससे y की वैल्यू प्लस माइनस कोई नंबर इंटू x आ जाएगा। तो एक बार जितना प्लस स्लोप आएगा दूसरी बार उतना माइनस, तो एक बार जितना पॉजिटिव एंगल बनेगा दूसरी लाइन उतना नेगेटिव, मतलब इक्वली इंक्लाइंड लाइंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखनी, इक्वली इंक्लाइंड के केस में कौन जीरो, H जीरो। अभी थर्ड वाला पॉइंट समझ में आया होगा, हो गया भाई। चलिए आगे इसके बढ़ते हैं, रफ करें इसको, नोट कर रहे हैं, नोट कर लो। चाहो तो ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा ना इक्वली इंक्लाइंड लाइन में, ये लिख सकते हो आप, इससे ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि y इक्वल टू mx होता है ना, जितना पॉजिटिव स्लोप उतना नेगेटिव, मतलब जितना एक ने एंगल 45 उधर बनाया तो एक ने नीचे 45 बना दिया। स्पीड में नोट करें बेटा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by lines, formed by lines y square minus 9xy प्लस का 18x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन नोट कर लें। होमवर्क आपको याद है, क्या होमवर्क दिया है, कब चेक किया जाएगा, मंडे को। कौन कौन से चैप्टर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज और कौन सा, कार्टेशियन सिस्टम का डीपीपी, स्ट्रेट लाइन का डीपीपी, ये इतनी चीजें। और जिसने नहीं किया मैं समझ लो बहुत मारूंगा, मतलब मैं चेक करता जाऊंगा। और उसमें कोई ये भी नहीं कि मैं नोटबुक छोड़ के आ गया हूं या मैं लेट आया, ठीक है, समझ रहे हैं, या मेरा एडमिशन बाद में हुआ या मैं बाद में पढ़ा या कुछ भी, ठीक है। ऐसे कितने बच्चे इसमें जो जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा, इसमें आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर रहे हो, कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कंप्लीट मिलना चाहिए। वो हमारे भी नजर में रहते हैं कि कौन से बच्चे अभी रिसेंटली हुए हैं एडमिशन, ठीक है, तो उनको तो हम छोड़ते जाएंगे। आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो उसकी नोटबुक पूरी अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। और इसकी डीपीपी, कार्टेशियन सिस्टम तो पढ़ा होगा ना, कार्टेशियन सिस्टम और स्ट्रेट लाइन की डीपीपी यदि नहीं है तो वो कंप्लीट जरूर कर लेना, और कोई लेक्चर छूटा तो वो मेरे से ले लेना, नहीं तो पिटोगे 100%। स्ट्रेट लाइन, कार्टेशियन सिस्टम, यदि लेक्चर्स छूटे तो मेरे से जरूर ले लेना। एक बार मैं इनकी पूरी प्लेलिस्ट फिर से भेज दूंगा, कार्टेशियन सिस्टम की डीपीपी, स्ट्रेट लाइन की डीपीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा ये कितनी लाइंस हैं,
कितनी लाइंस हैं? 2 लाइंस हैं। कहां से पास हो रही? ओरिजिन से पास हो रही। दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये 2 लाइंस हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे होगी, ओरिजिन से, यहां से ओरिजिन से पास हो गई। अच्छा, एक लाइन क्या है? y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये y इक्वल टू 9 लाइन हो गई। अच्छा, ये y इक्वल टू 9, तो ये जो पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट O हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B, तो A और B का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? y कोऑर्डिनेट तो 9 ही होगा। तो एक काम करें, ये जो A और B है, these points lies on this line। अरे बोलो भाई, तो एक काम करते हैं, y की जगह 9 रख देते हैं। जैसे ही y की जगह 9 रखोगे, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 इंटू 9 81 x प्लस का 18 x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी? और वो x की 2 वैल्यूज क्या होंगी? एक a का कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट और एक b का x कोऑर्डिनेट। ऐसा क्यों किया? सुनो बेटा, ये y इक्वल टू 9 लाइन इन इस पेयर ऑफ लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। तो दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करके तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो y इक्वल टू 9 इसमें जैसे रखोगे तो y इक्वल टू 9 और पेयर ऑफ लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट a और b आ जाएगा। सॉल्व करके बताओ कि 2x की वैल्यूज कौन कौन सी आ रही? और बच्चे सॉल्व कर ले। x की वैल्यू, एक वैल्यू 3, दूसरी 3/2। क्या ये 2 वैल्यूज आ रही हैं? तो a पॉइंट हमने माना 3,9 और b वाला क्या माना? 3/2,9। अच्छा, ओरिजिन कितना? आपको किस ट्रायंगल का एरिया निकालना? OAB का। तो तीनों वर्टेक्स पता है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ लगाओ। फर्स्ट पॉइंट 0 0 लिखा, सेकेंड पॉइंट 39 लिखा, थर्ड पॉइंट 3/2,9 लिखा, फर्स्ट वाले को रिपीट कर दिया, सॉल्व कर दीजिए। यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो कुछ बच्चों ने 12th क्लास में ऐसे पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म 1 1 1, एरिया निकाल लीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर का रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। आज हम लोग इतने ही रखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है? एरिया की वैल्यू पॉइंट में जेई नहीं पूछता है, हाँ 27/4। ये IIT जेई पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं कराता है। चलो भाई, बहुत मुश्किल होता है ऑप्शन पॉइंट में दे।